हेलो एंड वेलकम टू द चैनल शाइनिंग स्टार्स ऑलवेज विद यू। आज हम चैप्टर नंबर 6 के बॉक्सेस जो हैं वो देखेंगे। इसके साथ ही सीबीएसई ने जो 3 न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए वो भी उसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। देखो, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, या फिर कुछ रेगुलेशंस, रूल्स, नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं। अब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेशंस को जो अथॉरिटी ओवरसी करती है, जो सुपरवाइज करती है या जो देखती है, वो कौन है? वो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 189 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन हर कंट्री को इक्वल से नहीं है। हर कंट्री की IMF में इक्वल वेटेज नहीं है। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जिनकी ज़्यादा वेटेज है। ब्रैकेट में आप जो परसेंटेज देख रहे हैं उस हिसाब से देखिएगा। US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा, देन चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है। देन इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, हर कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही है, तो कुछ रूल्स सेटअप होते हैं ग्लोबल ट्रेड के कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से किस तरह से ट्रेड करेगी, क्या फेयर ट्रेड माना जाएगा और क्या अनफेयर ट्रेड माना जाएगा। तो जितने भी रूल्स वगैरह जो भी ग्लोबल ट्रेड के सेट होते हैं वो कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1995 में। ठीक है। इसको सक्सेसर माना जाता है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स का। जब GATT खत्म हुआ तब आया WTO। ठीक है। इसके 164 मेंबर्स हैं, लेकिन WTO को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि कुछ जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं, जो पावरफुल और रिच कंट्रीज हैं, जैसे कि US या EU की कंट्रीज या फिर जापान, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि ना WTO में जितने भी रूल्स बन रहे हैं उसको इस तरह से इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका फायदा हो। तो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज ये कहती हैं कि WTO उन जो पावरफुल और रिच कंट्रीज हैं उनसे बायस्ड है और उन्हीं के फेवर में चीजें, जो रूल्स है वो बनाता है, जो कि हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं होती है। देन इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में। मेनली इसकी एक्टिविटीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज पर फोकस करती हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के लिए। ठीक है। बेसिकली ये करता क्या है? ये कर्जा देता है, लोन्स और ग्रांट्स देता है जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको। जो भी इसका मेंबर है उसको कर्जा वगैरह देता है। ठीक है। अब जो, क्योंकि ये कर्जा देता है तो कहीं ना कहीं इसको इतनी पावर मिल जाती है कि ये जिस भी कंट्री को कर्जा दे रहा है उसकी जो इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। तो कहीं ना कहीं बाहर की जो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्फ्लुएंस कंट्री में देखा जा सकता है अगर उसने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है तो। ठीक है। वर्ल्ड बैंक को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये बहुत ही अजीब सी कंडीशंस रख देता है, बड़ा ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख देता है लोन्स की, और फ्री मार्केट रिफॉर्म्स को लाने की फोर्स करता है कंट्रीज को। फ्री मार्केट रिफॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं? देखो, मार्केट को कई बार गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि सब्सिडीज दे देना, या फिर ये कहना कि आप जैसे किसी मजदूर को या लेबर को रख रहे हो तो उसको कम से कम इतना प्राइस तो देना पड़ेगा, इससे नीचे प्राइस आप नहीं दे सकते। तो काफी सारा कई बार गवर्नमेंट रेगुलेशंस करती है। वर्ल्ड बैंक यही कोशिश करता है कि गवर्नमेंट ये सब ना करे। तो वो कंट्रीज को ये फोर्स करता है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेन बात यह है कि वो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज को के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिसको कि कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। देन इज IAEA।
दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1957 में। अब देखो क्या है, ये एस्टेब्लिश हुई थी, इसका क्या काम था, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो न्यूक्लियर पावर होती है उसका नॉन मिलिट्री यूज भी होता है और मिलिट्री यूज भी होता है, ठीक है। यानी कि नॉन मिलिट्री यूज जैसे कि आपने न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हो तो फिर वो एक अलग यूज हो जाएगा। अब IAEA ये कोशिश करता है कि पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं वो अच्छा यूज करें न्यूक्लियर पावर का, यानी कि नॉन मिलिट्री यूज करें, मिलिट्री वेपन्स उससे ना बनाए। बेसिकली ये यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट एसन हावर का जो प्रपोजल था एटम्स फॉर पीस, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। एटम्स फॉर पीस बेसिकली ये है कि मेन बात ये है कि जो सिविलियन यूज करो, अब प्रोडक्टिव यूज करो, ना कि वेपन्स के लिए यूज करो, ठीक है। अब IAEA की टीम्स रेगुलरली पूरे वर्ल्ड में इंस्पेक्शंस करती हुई घूमती है, ये देखती हुई घूमती है कि कंट्रीज ने जो सिविलियन रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए रखे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए रखे हैं, कहीं कंट्रीज उनसे वेपन्स ना बना ले, तो IAEA टीम्स वही इंस्पेक्ट करती हैं। देन इज ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच देखो एक इंटरनेशनल NGO है, और यूनाइटेड स्टेट्स में जो लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल NGO है वो ह्यूमन राइट्स वॉच ही है, ठीक है। बेसिकली ये रिसर्च करता है ह्यूमन राइट्स वॉच पे, ह्यूमन राइट्स पर, और ह्यूमन राइट्स की ही तरफदारी करता है, और पूरे ग्लोबल मीडिया, पूरे वर्ल्ड की मीडिया की अटेंशन ये दिखाता है, जहां पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है वो मतलब ऐसे काम करता है कि पूरे वर्ल्ड की जो अटेंशन है मीडिया की वो उसके ऊपर जाती है। जैसे कि इसने कई सारे इंटरनेशनल कोलिजन जो है बनाने, बिल्ड करने के लिए हेल्प किया है, कैंपेन्स चलाए हैं टू बैन लैंड माइन्स और टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई है और लोगों को कहा है कि तुम एक साथ आओ इन चीज़ों के लिए। देन टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये कुछ उसके काम है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है, इंटरनेशनल NGO है ऑब्वियसली, जो कि ह्यूमन राइट्स, जो भी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली ये हर उस राइट को प्रमोट करता है और रिस्पेक्ट करता है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है। अब कब आया था ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देन ये बिलीव करता है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और इसके साथ ही इंडिविजिबल है, यानी कि मिलने चाहिए। ये हर बार ये रिपोर्ट को पब्लिश करता है ह्यूमन राइट्स पर, ठीक है। हर कंट्री की मतलब एक रिपोर्ट प्रिपेयर और पब्लिश करता है ह्यूमन राइट्स पर। जो गवर्नमेंट्स है, कंट्रीज की गवर्नमेंट कभी भी खुश नहीं रहती एमनेस्टी इंटरनेशनल से, क्योंकि मेनली ये एमनेस्टी इंटरनेशनल मिसकंडक्ट दिखाता है कि कहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छे काम नहीं दिखाता, गवर्नमेंट्स का ऐसा कहना है कि सिर्फ मिसकंडक्ट दिखाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज का, कि हम गवर्नमेंट बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं कर रही हैं, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इससे नाराज रहती है। लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। देन इज यूनेस्को। अब यहाँ से CBSE के स्टूडेंट्स के लिए ये जो 3 नए टॉपिक हैं ये ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद यूनेस्को। यूनेस्को के फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 4 नवंबर 1946 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके पेरिस, फ्रांस में, और मेन ऑब्जेक्टिव जो इसका है ये है शिक्षा को प्रमोट करना, नेचुरल साइंस, सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर और कम्युनिकेशन को बढ़ाना, ठीक है।
यूनेस्को कई बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है कुछ को डेजिग्नेट करता है। इंडिया में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, ठीक है। और प्रमोट करता है लिटरेसी, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट मीडिया। ये कुछ इसके मतलब भले काम है जो ये करता है। पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जितनी भी है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में है या फिर मीडिया को इंडिपेंडेंट करने की फील्ड में है, क्योंकि आजकल जो मीडिया है वो बड़ा ही बायस्ड हो गई है। वो किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने की कोशिश करता है। तो ये कोशिश यूनेस्को करता है कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे और किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना करे। इसके अलावा नेचुरल साइंसेज में नई नई चीज़ें को प्रमोट करना, और ये कई सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट करना बेसिकली। ओके, The next is UNICEF. यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। मेन टास्क है सारे इमरजेंसी फंड को कलेक्ट करना बच्चों के लिए, ठीक है, और उनकी डेवलपमेंट करना, ठीक है, और प्रमोट करना चिल्ड्रन हेल्थ एंड बेटर लाइफ। और इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो है न्यूयॉर्क में। यानी कि मेनली ये बच्चों के लिए काम करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है और उनकी अच्छी हेल्थ के लिए काम करता है। क्योंकि कई जगह ऐसी है जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कुपोषित पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन उनमें होता है। तो उनको हेल्प करना, उनकी अच्छी ग्रोथ करना, क्योंकि बच्चे ही आगे का फ्यूचर हैं और उन्हीं के लिए यूनिसेफ काम करता है। देन इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाइंड किया गया था अक्टूबर 1919 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका जो एम है ये है कि हम लोग अच्छी कंडीशंस रखें लेबर के लिए। जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। देखो कई सारी चीज़ें होती है जैसे कि विच एम्स टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ सोशल जस्टिस, कि मतलब कि सोशल जस्टिस हो, मेल फीमेल को इक्वल समझा जाए और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो। हर किसी को जो जितना काम कर रहा है उस हिसाब से हर किसी को मिल जाए, जो उसका एंटाइटलमेंट है, उसको जो वो डिज़र्व करता है, जितना अपनी रिवॉर्ड, अपनी मजदूरी का जितना भी रिवॉर्ड वो डिज़र्व करता है वो मिल जाए। देन वो जो वर्कर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही उनको वर्क दिया जाए। यानी कि एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि एक वर्कर कब तक हेल्दी काम कर सकता है। अगर आप उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। तो उसको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए कुछ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ILO ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही वर्कर्स वर्क करें। इसके अलावा सेफ्टी, पैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशंस हो वर्क प्लेस पे। यानी कि सेफ्टी हो वर्कर्स की। मतलब कई बार ऐसा देखा जाता है कि वर्कर्स हादसों में मर जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। तो मतलब उनकी सेफ्टी इंश्योर करना या फिर उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशंस होना, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना होना बेसिकली वर्क प्लेस पर, ये ILO इंश्योर करता है। So this is the end of this video. If you liked, please do hit that like button, subscribe my channel, stay tuned for more, and thanks for watching it. एक चीज़ और, मैं रेगुलर टेस्ट सीरीज अपलोड करती जा रही हूँ तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा।